नहीं तो ऐसा हुआ कि 2 अगस्त 1990 में प्रेसिडेंट ऑफ इराक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया। सिर्फ 2 दिन के बाद इराकी आर्मी ने पूरा कब्जा कर लिया कुवैत पे, और जो कुवैत की गवर्नमेंट और जो इनके ऑफिसर थे ये सारे के सारे भाग के सऊदी अरब चले गए थे। और इस पूरे हमले का कारण ये था कि इराक पर बहुत बड़ा कर्ज था कुवैत का, $14 बिलियन का कर्ज था इराक पर। जो ये कर्ज दिया गया था वो इराक और ईरान युद्ध में दिया गया था। जैसे आप सबको पता है कि ईरान और इराक का जो वॉर हुई थी वो 1980 में और 89 तक चली। सद्दाम चाहता था कि इस कर्ज को माफ़ किया जाए, क्योंकि जो इराक की इकोनॉमिक थी वो काफ़ी डैमेज हो गई थी जो वॉर हुई थी इराक और ईरान में। इसलिए प्रेसिडेंट सद्दाम चाहता था कि इस कर्ज को माफ़ किया जाए। दूसरा कारण ये था कि कुवैत एक रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो उस समय कुवैत ये कर रहा था कि वो ना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था बियॉन्ड ओपेक कोटा, और जिससे ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे थे। और इस कारण से इराक को काफ़ी डैमेज हो रहा था, क्योंकि हाल ही में जो इराक ने युद्ध किया था इससे डायरेक्ट असर पड़ रहा था इराक पर, और इराक की पहले ही काफ़ी इकोनॉमिक डैमेज हो चुकी थी इराक और ईरान युद्ध में, और इस कारण से इराक काफ़ी नाराज़ था कुवैत से। और जो तीसरा कारण, इराक ने आरोप लगाया कुवैत पर कि कुवैत इलीगली साइड ड्रिलिंग करके इराक का ऑयल चुरा रहा है। और इसी के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के बाद जुलाई 1990 में इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है, और कुवैत मान लेता है कि हाँ, हम साइड ड्रिलिंग कर रहे थे, हम इराक का ऑयल चुरा रहे थे। और इस वजह से इराक ने कुवैत को बोला कि हमें $10 बिलियन देना होगा। तो कुवैत सिर्फ $9 बिलियन देने में राज़ी था। तो उसके बाद सद्दाम हुसैन मीटिंग से चले जाते हैं, और सिर्फ $1 बिलियन के वजह से ये युद्ध शुरू होता है, और यहीं से गल्फ़ वॉर की शुरुआत होती है। और अब कुवैत इराक का 19th राज्य बन चुका है। पर यहाँ पे एक कैच है, यूएस ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया है। तो सद्दाम एक गलती कर बैठता है। अब वो गलती ये थी कि भारी संख्या में वेपन और आर्मी डिप्लॉय कर देता है कुवैत और सऊदी अरब के बॉर्डर पे। तो इसकी वजह से सऊदी अरब को लगता है कि अब इराक अटैक करने वाला है सऊदी अरब पर, तो अब होता है यूएसए का इंटरवीन। क्योंकि सऊदी अरब और यूएसए के बीच में एक काफ़ी अच्छा रिलेशन था, ये अच्छे दोस्त थे, और इस वजह से यूएसए का इंटरवीन होता है। और इसकी वजह से यूएसए प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इस रेजोल्यूशन में कहा गया इराक को कि आपको कुवैत छोड़ना होगा 15 जुलाई 1991 तक, नहीं तो यूएसए लेट विद कोलिशन फोर्सेज, 35 कंट्रीज़ थी यूएसए के साथ, इनकी फोर्सेस आएगी और इराक पे अटैक होगा और कुवैत को आज़ाद करवा देगी। इस रेजोल्यूशन के बाद एक टाइम दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस काफ़ी प्रतिबंध लगाता है, ट्रेड एम्बार्गो लगाता है इराक पे। इसका मतलब ये है कि इराक से ना तो कोई सामान जाएगा और ना ही कोई सामान इराक पे आएगा। और यूनाइटेड नेशन ने एक कैंपेन भी चलाया इराक में, क्योंकि इराक में देखा गया कि जो बच्चों की डेथ रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है फूड क्राइसिस से और मेडिसिन से। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन ने एक कैंपेन चलाया, ऑयल फॉर फूड, मतलब कि इराक ऑयल देगा और बदले में वो कंट्री इराक को फूड प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ, ना तो कोई भी देश इनको वेपन देगा और ना ही कोई पैसा देगा ऑयल के बदले, सिर्फ फूड दिया जाएगा। और इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं इराक पे। तो इसके बाद एक ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। इसके तहत यूएसए आर्मी, यूएसए लेड विद कोलिशन फोर्स 35 कंट्रीज़ की, ये सऊदी अरब में आ जाती है, और ये चलता है आपका 15 जनवरी तक। और इसके बाद जैसे ही 15 जनवरी 1991 जैसे ही पास होता है, तो इराक कुवैत पे अभी भी कब्जा बनाए हुआ है। जो डेडलाइन दी गई थी इराक इसे फॉलो नहीं करता है। और 17 जनवरी 1991 को यूएसए लेड विद द कोलिशन फोर्स एक ऑपरेशन किया जाता है, डेजर्ट स्टॉर्म, 17 जनवरी से 28 फेब तक। और इसमें पहले 17 जनवरी से 5 हफ्ते तक एक हैवी एयर बॉम्बिंग करवाई जाती है इराक पे। और इस बीच में इराक लॉन्च करता है मिसाइल इजराइल पे। अब इजराइल पे क्यों करता है? क्योंकि सद्दाम को लगता था कि अगर इजराइल रिटेलिएशन करेगा इराक पे तो पूरी अरब कंट्रीज एकजुट हो जाएगी और मेरे साथ आ जाएगी। तो ये एक सद्दाम का एक प्लान था, पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि तो ये बात यूएसए जानता था। तो इसलिए यूएसए ने इजराइल को बोल रखा था कि आप रिटेलिएशन बिल्कुल भी ना करें। और फेब के महीने में यूएसए लेड विद कोलिशन फोर्स ज़मीनी कार्रवाई करती है और 100 घंटे के अंदर इराक डिफीटेड हो जाता है। और 28 फरवरी को सीज़ फायर साइन किया जाता है, और तो इसके बाद कुवैत फ्री हो जाता है इराक से। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सद्दाम की गवर्नमेंट को क्यों नहीं हटाया यूएसए ने।
और आपके मन में एक और बात आ रही थी कि जब 2003 में सद्दाम को मार दिया गया यूएसए फोर्स द्वारा, पहले क्यों नहीं सद्दाम को मारा गया, क्यों नहीं इन्होंने बगदाद को कैप्चर किया, क्यों नहीं इन्होंने सद्दाम को हटाया, ऐसा क्यों नहीं किया जॉर्ज H.W. बुश ने। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर सद्दाम को मारा गया या हटाया गया तो उसके बाद एक लार्ज वैक्यूम खड़ा हो जाएगा और जो वहाँ पर रेबल्स ग्रुप खड़े हो चुके थे, जैसे कुर्द जो नॉर्दर्न इराक पे थे और जो साउथ में जो सिया थे, वो ये दोनों चाहते थे कि हम इराक में राज करें। तो एक सिविल वॉर की स्थिति खड़ी हो जाती है इराक में। तो जॉर्ज H.W. बुश जानता था कि और इस कारण से सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है, तो उसने कुर्द और सिया को सपोर्ट किया और वो चाहता था कि कुर्द और सिया सद्दाम हुसैन की सरकार को हटा दें। यूएसए ने कुर्द और सिया की मदद भी करी, क्योंकि जब सीज़ फायर 28 फरवरी को हुआ तो उसमें यूएसए ने इराक के साथ एग्रीमेंट साइन किया और ये कहा कि आप कुर्द एरिया जहाँ पर नॉर्दर्न एरिया है और जो साउथ एरिया है सिया एरिया, वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन इस्टेब्लिश होगा। मतलब कि वहाँ पर इराकी एयरफोर्स यूज़ नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पर इराकी एयरफोर्स नहीं आ सकती है, नो एयरफोर्स यूज़। पर सद्दाम सक्सेसफुल हो जाते हैं, इस अपराइजिंग को दबा देते हैं और एक पावरफुल प्रेसिडेंट बने रहते हैं। और आपको पता है 2003 के बाद जब यूएसए इंटरवीन करता है इराक पे तो सद्दाम हुसैन को मारा जाता है और उसके बाद एक लार्ज वैक्यूम खड़ा हो जाता है, जिसमें काफ़ी रेबल्स ग्रुप ये चाहते थे कि हम प्रेसिडेंट बने, हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट बने, हमारे यहाँ से इराक को लीड किया जाए हमारे यहाँ से। तो एक सिविल वॉर की स्थिति खड़ी हो जाती है इराक में। तो ये एक सक्सेसफुल बताया जाता है यूएसए प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश का। और इस युद्ध में 30,000 इराकी सोल्जर्स मारे जाते हैं और 200 कोलिशन फोर्स के मारे जाते हैं, 3,000 इराकी सिविलियंस मारे जाते हैं और इराक को काफ़ी हैवी लॉसेस होता है इस युद्ध में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो जो आएगी वो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे काफ़ी मीडिया हाउसेस कह रही है कि चाइना अटैक करने वाला है ताइवान में इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अभी चल रहा है। मेरा व्यक्तिगत समझ ये है कि चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान में, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान में। हाँ, अगर हिटलर के जैसे सोचता है चाइना का प्रेसिडेंट तो हाँ ज़रूर। पर हाँ, मैं ये बता दूं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो एक स्मॉल स्केल वॉर भी होगी। क्या एक और सवाल होगा आपके मन में कि क्या यूएसए इंटरवीन करेगा ताइवान में? यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत समझ ये है कि हाँ, यूएसए इंटरवीन करेगा जब चाइना अटैक करेगा ताइवान में। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।